नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बिल्कुल एक जासूस की तरह ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार आखिर हमारे अतीत के सुरागों को कैसे जोड़ते हैं। मतलब वो कौन से सबूत हैं जो हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की कहानियों को आज हमारे सामने जिंदा कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। इस बड़ी सी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि इतिहास की असल परिभाषा क्या है। फिर ये जानेंगे कि अतीत हमारे लिए क्यों मायने रखता है। उसके बाद हम भारत के प्राचीन साहित्यिक स्रोतों, प्राचीन विज्ञान, विदेशी पर्यवेक्षकों के नजरिए और आखिर में पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, इतिहास शब्द की परिभाषा। देखिए, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि अलग-अलग संस्कृतियां अतीत को कैसे देखती हैं। अगर हम पश्चिमी नजरिए की बात करें तो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया का मतलब है जांच पड़ताल से मिलने वाला ज्ञान, और जर्मन शब्द गेशिष्टे का अर्थ है बीती घटनाओं का एक ऐसा ब्यौरा जिसे आसानी से समझा जा सके। लेकिन वहीं अगर हम अपनी संस्कृत परंपरा को देखें तो इतिहास शब्द सीधा किंवदंतियों और उन घटनाओं से जुड़ता है जो यकीनन घटित हुई हैं। मशहूर इतिहासकार E.H. कार ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका कहना था कि इतिहास महज कुछ तारीखों और घटनाओं की कोई रटी रटाई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाली एक लगातार बातचीत है। वर्तमान और अतीत के बीच का एक ऐसा संवाद जो कभी खत्म नहीं होता। अब आते हैं दूसरे भाग पर। आखिर अतीत क्यों मायने रखता है? सच कहें तो इतिहास सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। यह समाज विज्ञान के लिए एक जिंदा प्रयोगशाला की तरह काम करता है। यह हमें सबूतों को परखना सिखाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है और परिवारों या पूरे के पूरे राष्ट्रों को उनकी पहचान देता है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने हमसे पहले मुश्किल वक्त का सामना किया, उनसे हमें सही गलत की समझ और नैतिक प्रेरणा मिलती है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है भारत के प्राचीन साहित्यिक स्रोत। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो वेद शुरुआती भारत, आर्यों के सामाजिक और धार्मिक ढांचे की नींव माने जाते हैं। वेदों के बारे में खास बात यह है कि इन्हें श्रुति कहा जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि ये इंसानों द्वारा रचे नहीं गए बल्कि सुने गए हैं। जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं की प्रार्थनाओं और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत का जिक्र है। यजुर्वेद और सामवेद में यज्ञ के नियमों और शास्त्रीय संगीत की जड़ों के बारे में बताया गया है। वहीं अथर्ववेद तत्कालीन चिकित्सा, जादू टोने और आम मान्यताओं की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। लेकिन बात सिर्फ वेदों तक सीमित नहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध और जैन धर्म जैसे रूढ़िवाद विरोधी या हेटेरोडॉक्स विचारों ने भी अपने बहुत ही पक्के सबूत छोड़े। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और बुद्ध के पिछले जन्मों की जातक कथाएं, साथ ही जैन धर्म के अंग और आगम साहित्य ने उस वक्त की स्थापित परंपराओं को कड़ी चुनौती दी। ये वो दौर था जब समाज में बड़े बदलाव हो रहे थे, और ये ग्रंथ उन बदलावों का जीता जागता दस्तावेज है। अब देखते हैं भाग 4, प्राचीन विज्ञान और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। सारे प्राचीन सुराग सिर्फ धर्म से ही नहीं जुड़े थे। हमारे पास विज्ञान और प्रशासन से जुड़े ग्रंथों का भी खजाना है। उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके 6000 श्लोक मौर्य काल के प्रशासन और राजनीति की बिल्कुल सीधी झलक देते हैं। 12वीं सदी में कल्हड़ द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास बताती है। विज्ञान की बात करें तो चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद और चिकित्सा का आधार हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का बेजोड़ ग्रंथ है, और विशाल तमिल संगम साहित्य की कविताएं हमें शुरुआती दक्षिण भारतीय जीवन के बारे में बहुत अहम जानकारी देती हैं। और हाँ, नाटकों और साहित्य को कैसे भूल सकते हैं। भले ही विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस या कालिदास के नाटक लोगों के मनोरंजन के लिए लिखे गए थे, लेकिन अनजाने में ही सही वे उस वक्त के समाज, अर्थव्यवस्था और गुप्त या मौर्य काल की जीवन शैली के सबसे बेहतरीन गवाह बन गए। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, विदेशी पर्यवेक्षक। किसी भी जांच में बाहर के गवाहों का बयान बहुत मायने रखता है। प्राचीन भारत में भी कई विदेशी आए जिन्होंने जो देखा उसे दर्ज किया। जैसे यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का शानदार वर्णन किया है। रोमन लेखक प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरलिस हिस्टोरिया में भारत और इटली के बीच होने वाले बड़े व्यापार का जिक्र किया। इत्सिंग 673 ईस्वी में समुद्र के रास्ते यहाँ आए, और तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ ने भी बौद्ध धर्म के इतिहास पर अहम प्रकाश डाला है।
और चीनी यात्रियों का योगदान तो कमाल का रहा है। फाहियान और हुएनसांग जैसे यात्रियों ने भारतीय समाज में कई कई साल बिताए। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के राज में यहाँ के राजनीतिक और धार्मिक माहौल को बहुत ही बारीकी से कागजों पर उतारा। उनके लिखे वृत्तांत आज भी इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हो अगर ये सारी किताबें और ग्रंथ नष्ट हो जाएं, या फिर सच जानने के लिए काफ़ी ही ना हो? आखिर साहित्य में तो लिखने वाले का अपना नज़रिया या किसी राजा की झूठी तारीफ भी हो सकती है, तो फिर सच्चाई और कहाँ छिपी हो सकती है? और यहीं से शुरुआत होती है हमारे छठे और आखिरी भाग की, पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज। जब पन्नों पर लिखे शब्द कम पड़ जाते हैं तो इतिहासकार जमीन खोदकर सच निकालते हैं। भारत में एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में पुरातत्व की शुरुआत वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, और इसी के चलते बाद में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी ऐसी खोजें हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। अब जमीन से निकले इन सबूतों को पढ़ने के लिए इतिहासकार दो बहुत ही खास विज्ञानों का इस्तेमाल करते हैं, एपिग्राफी और पेलियोग्राफी। आसान शब्दों में कहें तो एपिग्राफी का मतलब है चट्टानों या तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए लेखों को पढ़ना, और पेलियोग्राफी का मतलब है उन प्राचीन लिपियों और लिखावटों का अध्ययन करना जिनमें वे लेख लिखे गए थे। इसी सिलसिले में 1837 का साल किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पहली बार डिकोड किया तो मानो जैसे पूरे भारत में फैले पत्थर के खंभे अचानक बोल पड़े हों। इस एक खोज ने इतिहासकारों को सीधे सम्राट अशोक के बनाए हुए कानूनों और उनके संदेशों तक पहुंचा दिया। बड़े बड़े आदेशों के अलावा इतिहासकार प्राचीन सिक्कों और मुहरों की भी बहुत बारीकी से जांच करते हैं। जैसे गुप्त काल के सोने के सिक्के उस दौर की बेतहाशा अमीरी की गवाही देते हैं। देवगढ़ के प्राचीन मंदिर, अंकोर वाट जैसे विदेशी स्मारक, हड़प्पा की मुहरें और समुद्रगुप्त की जीतों का बखान करने वाला इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये सब वो खामोश गवाह हैं जो बिना कुछ बोले ही प्राचीन साम्राज्यों की ताकत और संस्कृति की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो अब जब हम ये देखते हैं कि पत्थर के टुकड़ों और पुरानी लिपियों से प्राचीन भारत को दोबारा रचना कितनी मेहनत का काम है, तो एक ख्याल जरूर आता है। सोचिए, आज के इस डिजिटल दौर में हम जो अथाह डेटा छोड़ रहे हैं, भविष्य के इतिहासकार उसे कैसे समझेंगे? क्या हमारे सर्वर और डिजिटल निशान आने वाले कल के लिए इतिहास का सबसे सटीक स्रोत बनेंगे, या फिर उन्हें सबसे ज़्यादा उलझाएंगे? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।